मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल स्टडी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, कौन सा पेपर होगा? फिजिकल ज्योग्राफी का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवा रहा हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, सूर्य ताप इंसोलेशन से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के उष्मा बजट, हीट बजट की व्याख्या कीजिए। मतलब सूर्य ताप इंसोलेशन क्या होता है, किसको बताना आपको? इंसोलेशन क्या होता है, उसे आप क्या समझते हैं? और पृथ्वी में जो उष्मा बजट होता है उसकी व्याख्या करनी है कि उष्मा बजट वाक्य में होता क्या, पृथ्वी का कितनी मात्रा में संतुलित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इस प्रश्न को आपको करना है। इस प्रश्न को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एग्जाम से पहले एक इंपॉर्टेंट क्लास डालता हूं, वहीं से लगभग प्रश्न देखने को मिलते हैं। कैसे मिलेगी वो क्लास का लिंक आपको, कैसे मिलेगा उसका नोटिफिकेशन? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दोगे तभी आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में जो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उस टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक कीजिए। आप जैसे क्लिक करोगे ये पीडीएफ आप फ्री में पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ सकते हो इसके बारे में बता देता हूं आपको। अगर आप ये पीडीएफ फ्री में पढ़ना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ऊपर की तरफ स्टडी चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो फाइल वाला सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है? फाइल वाला सेक्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। और कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, जैसे कोने में सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपको सर्च करना है ज्योग्राफी। क्या सर्च करना है? ज्योग्राफी। जैसे ज्योग्राफी सर्च करोगे ज्योग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी। किसके नाम से? ज्योग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार के हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर पहुंच जाओगे और अच्छे से पढ़ लेना। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सूर्य ताप इंसोलेशन है, उष्मा बजट, हीट बजट के बारे में आपको बताना है। इंसोलेशन से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी के उष्मा बजट के बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। मतलब सूर्य है, अपना जो सूर्य होता है वहां से आपके सामने सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य का ताप आता है और वो जो पृथ्वी तक जब तक पहुंचता है, कितनी मात्रा में पहुंचता है, कितनी रेडिएशन विकिरणें जो पहुंचती हैं, उसी को किसके नाम से जाना जाता है? सूर्य ताप के नाम से। तोड़ दो इस शब्द को, सूर्य प्लस ताप। तो सूर्य के द्वारा जो किरणें होती हैं जो पृथ्वी पर टकराती हैं उसके वजह से जो ऊर्जा हमें महसूस होती है उसी को क्या कहा जाता है? सूर्य ताप के नाम से जाना जाता है। इंसोलेशन इज इक्वल टू इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। कितनी मात्रा में सौर ऊर्जा है वो सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर आ रही है, उसी को इंसोलेशन के नाम से कहा गया। यही ऊर्जा पृथ्वी पर ताप, प्रकाश व जलवायु और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं का मुख्य स्रोत होता है। और यही जो ऊर्जा, भाई आप एक बात बताओ, मनुष्य को श्वास लेने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है आपके सामने? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कैसे बनता है आपके सामने? फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पौधों में से, उसके माध्यम से। और प्रकाश संश्लेषण होने के लिए सूर्य की किरणों की आवश्यकता है। समझ में आ गया? तो इनडायरेक्टली मनुष्य का जीवन भी उस चीज पर निर्भर करता है। चलिए इतना टेक्निकल टर्मों में नहीं जाते हैं, सीधी सीधी समझते हैं। सर्दियों का मौसम आता है और 2-3 दिन अगर लगातार आपको सूरज की किरणें नहीं दिखाई दे, त्राहिमाम मच जाता, अपन परेशान हो जाते हैं कि कब सूरज आएगा, कब सारे काम होंगे। समझ में आ गया? तो पृथ्वी पर ताप को नियंत्रण करने, जो पृथ्वी का जो तापमान है उसको नियंत्रित करने के लिए अगर ज्यादा सोलर रेडिएशन आ गई, ज्यादा सूर्य ताप आ गया तो भी मनुष्य नहीं रह सकता, और बिल्कुल नहीं आता तो भी रहना दुभर है मनुष्य का। समझ में? आप कहते हो सर साइबेरिया में तो नहीं दिखाई देता, उनका जीवन कैसे चलता है? तो बच्चों कभी ना कभी तो उनको चाहे हो सकता है साल में चाहे उनके 3-4 महीने दिखाई दे, लेकिन 3-4 महीने तो दिखाई देता है ना, और वहां पर बहुत कम लोग रह पाते हैं। इसीलिए जलवायु और जीवन सभी प्रक्रियाओं की सूर्य ताप की बहुत मुख्य भूमिका है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य से निकलने वाली अनेकों प्रकार की जो ऊर्जा तरंगे वो क्या करती हैं? पृथ्वी पर पहुंचती हैं। कहां पर पहुंचती हैं भाई? आपके सामने पृथ्वी पर पहुंचती हैं आपके सामने। और कैसे पहुंचती हैं? या आपके सामने जो सूरज होता है उसके द्वारा जो निकलने वाली किरणें हैं वो आपके सामने जैसे पृथ्वी पर पहुंचती हैं उसी को सूर्य ताप के नाम से जाना जाता है। सूर्य से वो निकलती हैं, उन्हीं का जीवन को चलाने में सबसे बड़ा योगदान है, सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली सूर्य ताप निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पृथ्वी की सूर्य पर पृथ्वी की जो सतह होती है उस पर सूर्य ताप की जितनी मात्रा होती है वो किन किन चीजों पर निर्भर करती है? किन किन चीजों पर निर्भर करती है?
पहला पॉइंट है सूर्य किरणों के आपतन कोण पर, मतलब सूर्य की जो किरणें होती है वो कितनी डिग्री पर निकलकर पृथ्वी पर आ रही है। किस चीज पर? सूर्य की जो किरणें होती है वो कितनी डिग्री पर निकलकर पृथ्वी पर आ रही है, इस चीज पर निर्भर करती है। आपतन कोण इंपॉर्टेंट है। दिन की अवधि, दिन जितना बड़ा होगा वहां उतनी ही ज्यादा सूर्य की ताप होगी। क्यों? क्योंकि दिन निकलता सूर्य की किरणों से है। जितना ज्यादा दिन की अवधि लंबी होगी, गर्मियों का मौसम होता है ना, दिन बड़े होते हैं, सूर्य की किरणें ज्यादा आती हैं, ज्यादा तापमान रहता है हमेशा। सर्दियों का मौसम होता है, आपके सामने जो दिन की अवधि छोटी रहती है, सूर्य ताप कम देखने को मिलती है, सौर ऊर्जा हमें कम देखने को मिलती है। अगले वाला बिंदु जो महत्वपूर्ण है, अक्षांश। किस अक्षांश पर, मतलब आप कहां पर रहते हो। अब अगर आप पोलर रीजन होता है, जो पोलर रीजन अगर उसके आसपास हो, उस अक्षांश में हो, तो आपको क्या सूर्य ताप कम दिखाई देगा, कम महसूस होगा। अगर आप भूमध्य रेखा पर हो, आपको सबसे ज्यादा महसूस होगा, है ना। तो अक्षांश पर भी बहुत ज्यादा चीजें है, वो निर्भर करती हैं कि आप किन अक्षांश पर हो, वो आप उसी के हिसाब से आपके सामने क्या है, वायु दाब, आपको जो वायु है, जो सूर्य ताप है, वो महसूस होता है। अगले वाला पॉइंट है वायुमंडल की मोटाई। वायुमंडल है ना, जो वायुमंडल की मोटाई कितनी, ज्यादा वायुमंडल की मोटाई होती है, ज्यादा गैसेज आती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, उतना ही ज्यादा तापमान देखने को मिलता है। भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा आपके सामने जो वायुमंडल होता है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया आपको? आपने पढ़ा होगा पोलर रीजन पे 8 किलोमीटर की ऊंचाई होती है अपनी, और वहां पर 12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई होती है ना। इसीलिए जितनी ज्यादा मोटाई उतना ज्यादा सूर्यताप दिखाई पड़ता है। क्यों? जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हो ना आप, तापमान घटता चला जाता है, वायुमंडल की मोटाई कम होती चली जाती है। बादल, धूल कण व जलवाष्प की मात्रा, कि जो आपका जो तापमान है, जो आपकी पृथ्वी है, आप जहां पर जिस वायुमंडल में रहते हो वहां पर बादल कितने हैं, ज्यादा बादल, ज्यादा धूल के कण, ज्यादा जलवाष्प होगी, हुमस भरा मौसम होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। जहां पर ह्यूमिडिटी होती है वहां पे आपके सामने क्या है, ज्यादा आपके सामने तापमान है वो अवशोषित होता है, और ज्यादा तापमान आपको बनता है। भाई आपने सुना बादलवाई हो रही है, जोर की गर्मी हो रही है, एकदम हुमस चिड़पड़ोसो मौसम हो रहा है, सुना होगा ना आपने ऐसा। तो वो इसीलिए होता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य ताप अधिक और ध्रुवों की ओर कम होता है। क्या होता है, जो भूमध्य रेखा होती है ना, जो बीच वाली जो रेखा होती है, यहाँ पर सूर्य ताप सबसे अधिक दिखाई देता है। क्या होता है, जो भूमध्य रेखा होती है, इस पर सूर्य का ताप है वो सबसे अधिक होता है। और जैसे जैसे आपके सामने ध्रुवों की तरफ बढ़ते हो, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ ध्रुवों की तरफ बढ़ते हो, सूर्य का जो तापमान है वो लगातार गिरता चला जाता है। क्या हो जाता है, सूर्य का जो तापमान है वो लगातार गिरता चला जाता है। इसी कारण से पृथ्वी पर विभिन्न तापीय कटिबंध पाए जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के तापमानीय क्षेत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के तापमान के क्षेत्र वो पाए जाते हैं, तापमानीय कटिबंध पाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो भूमध्य रेखा पर सूर्य ताप सबसे अधिक होता है, ध्रुवों पे सबसे कम होता है। क्यों? एक हर चीज काम करती है। भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि भी ज्यादा होती है, वायुमंडल की मोटाई भी ज्यादा होती है, बादल, हर कभी भी बारिश आ सकती है, अक्षांशीय दिशा भी वैसे होती है, सूर्य की किरणें भी सीधी सीधी लगती हैं। हर वो प्रभावी जो आपके सामने सूर्य ताप को बढ़ाने का जो सबसे प्रभावी तरीके होते हैं, सारे के सारे भूमध्य रेखा पर लगते हैं। चलिए अगले वाला प्रश्न है, पृथ्वी की उष्मा बजट, हीट बजट ऑफ अर्थ। अच्छा ये क्या होता है भाई, आपने तो सरकारी बजट सुना होगा, लेकिन उष्मा बजट क्या होता है? पृथ्वी का उष्मा बजट वह संतुलन है जिसमें पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा और अंतरिक्ष में वापस छोड़ी गई जो ऊर्जा, उसके बीच में संतुलन बने रहे। मतलब पृथ्वी का उष्मा बजट वही संतुलन होता है कि सूर्य ताप, सूर्य ऊर्जा, जो सूरज की ऊर्जा जो पृथ्वी पर टकराती है और उतनी ऊर्जा वापस लौट कर आती है। देखो पृथ्वी ना एक कैसे, जैसे कांच होता है ना, कांच एक कांच की तरह काम करती है। जैसे कांच पर कोई भी विकिरण टकराती है, फिर वापस लौट जाती है, फिर टकराती है, उस लौट जाती है। यही पृथ्वी पर भी होता है। सूर्य के द्वारा जो आपके सामने जो विकिरण पृथ्वी पर आते हैं वो उनको वापस लौटा देता है, वापस आते हैं वापस लौटा देता है, अगर इनके बीच में संतुलन बना रहेगा। समझ में आ गया? तो आपके सामने क्या है, पृथ्वी का तापमान निश्चित रहेगा। अब संतुलन कैसे, कि जो अभी इनका संतुलन कैसे होता है, 2 मिनट लेकर बता देता हूं। आपने ग्रीन हाउस गैसेज का नाम सुना होगा, है ना। ग्रीन हाउस गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब आपके सामने ग्रीन हाउस गैसेज है। और इसमें सबसे मुख्य जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं। ये गैस क्या करते हैं,
पृथ्वी है ना, पृथ्वी जो अपने जो सूर्य से जितनी किरणें आती है उनको लगभग किरणों को वापस लौटा सकती है, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वो अन्य जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है ना, ये क्या करती हैं, जो सूर्य के द्वारा किरणें आती है ना और जब वापस लौटती है तब ये अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, उसको क्या कर लेते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं CO2, है ना। इससे क्या पृथ्वी का जो तापमान है वो नियंत्रित रहता है। अब कहोगे सर CO2 अगर इतनी ही मददकारी है पृथ्वी के लिए तो ये हमारे ऐसे क्यों कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है? अरे इसीलिए तो बढ़ रहा है। क्यों? पहले तो CO2 थी वो निश्चित मात्रा में थी, लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई, जैसे औद्योगिक क्रांति आई, CO2 की वायुमंडल में मात्रा बढ़ गई। अब CO2 की अगर मात्रा बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मात्रा हो गई, तो इससे क्या नुकसान हुआ? इससे क्या हुआ आपके सामने, ज्यादा जो उष्मा है वो अवशोषित होने लगी सूरज की, और ज्यादा उष्मा अवशोषित होने लगी तो तापमान बढ़ने लग गया। इसीलिए पृथ्वी का धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है मुझे वो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, ये जो अलग अलग प्रकार की जो आपके सामने ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, ये सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को आपके सामने वापस लौटाने का जो मात्रा होती है उसको संतुलित करके रखती हैं। अगर ये संतुलन ना हो तो क्या तो पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी या बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। अगर अपन बात करें चंद्रमा की, अगर अपन बात करें मंगल ग्रह की, इन सब में क्या कमियां है? यही तो कमी है। यहाँ पर तापमान क्या तो दिन का होता है आपके सामने 100-150 डिग्री, रात में माइनस में 100-150 डिग्री चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अनेकों प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेज नहीं पाई जाती। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट। सामान्यतः है पृथ्वी को सूर्य से 100 इकाई ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब पृथ्वी होती है ना, वहां से कि पृथ्वी को क्या होता है, सूर्य से लगभग 100 यूनिट ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी यूनिट? 100 यूनिट ऊर्जा है वो प्राप्त होती है। इसमें से लगभग 35 ऊर्जा प्रवाहित होकर आपके सामने अंतरिक्ष में लौट जाती है। मतलब अगर समझ लो कि ऐसे समझ लो कि 100 बंडल है ना, सूरज किसको देता है? पृथ्वी को देता है। उसमें से 35 तो पृथ्वी अपने पास रख लेती है और बाकी सब मतलब सॉरी 65 तो अपने पास रख लेती है और 35 वापस लौटा देती है अंतरिक्ष को। समझ में आ गई? 100 सूरज ने क्या की, सूरज के किरणों के बंडल आपके सामने पृथ्वी को दिए, तो 35 तो आपके सामने पृथ्वी ने क्या कर दिया, वापस लौटा दिए अंतरिक्ष में, और 65 अपने पास रख लिए। 65 की पृथ्वी को जरूरत थी। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को अल्बेडो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अल्बेडो के नाम से जाना जाता है। शेष 65 इकाई पृथ्वी और वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो मैंने ग्रीन हाउस गैसेस बताई ना, ये 65 जो इकाई जो यूनिट है इसको क्या कर लेती हैं, अपने अंदर अवशोषित कर ली जाती है इनके द्वारा। यही अवशोषित ऊर्जा पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, और यही क्या करती है, आपके सामने जो पृथ्वी की जो सतह होती है उसको गर्म करने का काम करती है। समझ में आ गई? यही अवशोषित ऊर्जा क्या करती है, पृथ्वी की जो सतह होती है उसको गर्म रखती है, उसको गर्म करने का काम करती है। पृथ्वी इस ऊर्जा को दीर्घ तरंगों के रूप में पूर्ण अंतरिक्ष में उत्सर्जित कर देता है। क्या कर देता है? पृथ्वी जो है मतलब उनको जो शॉर्ट वेवलेंथ के रूप में बनाकर बाकी की जो बच जाती है उनको अंतरिक्ष में भेजने का काम कर देता है। इस प्रकार हमारे द्वारा सूर्य के द्वारा प्राप्त ऊर्जा और उत्सर्जित ऊर्जा मतलब वापस भेजी गई ऊर्जा के बीच में हमेशा क्या बना रहता है? संतुलन बना रहता है। क्या होता रहता है? आपके सामने संतुलन है वो बना रहता है। किसके बीच में? सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उसमें, और जो ऊर्जा उत्सर्जित होके वापस अंतरिक्ष में जा रही है, इसके बीच में हमेशा क्या एक संतुलन बना रहता है। उसी को क्या कहा जाता है? एक ऊष्मा बजट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ऊष्मा बजट। वास्तविकता में बजट होता क्या है? कितना आया और कितना खर्च कर दिया, वही आपके सामने यहाँ पर, इसीलिए उसको ऊष्मा बजट के नाम से जानते हैं। अब इसका महत्व क्या है? देखो एक एक पॉइंट आपको करना जरूरी होता है। पृथ्वी के तापमान को संतुलित बनाए रखना। ऊष्मा बजट का काम क्या है? पृथ्वी का जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करके रखता है। क्या करके रखता है? आपके सामने पृथ्वी का जो तापमान है उसको नियंत्रित करके रखता है। जलवायु व मौसम प्रणालियों को नियंत्रित करता है कि जो अंतरिक्ष है उस पर जलवायु कैसी होगी, मौसम कैसा होगा, इन सब चीजों को क्या करता है? आपके सामने नियंत्रित करता है। क्या करता है? इन सब चीजों को नियंत्रित करने का काम करता है। समझ में आ गया? कैसा जलवायु होगी, कैसा मौसम प्रणाली होगी, इन सब चीजों को नियंत्रित करने का काम किसका है? आपके सामने इनका है। जीवन के अस्तित्व के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। क्या काम करता है? जीवन के, हमारा जो मनुष्य का जीवन है उसको अस्तित्व के लिए अनुकूल जो वातावरण होता है
उसके लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। क्यों? क्या ज्यादा तापमान होगा, कम तापमान होगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, उसके लिए संभव जीवन लायक जीवन है वो बनाता है। निष्कर्ष की बात करें, सूर्य ताप पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है। उष्मा बजट इसी ऊर्जा को संतुलन को बनाए रखकर पृथ्वी को जीवन योग्य बनाता है। मतलब जो सूर्य का जो ताप होता है ना, ये पृथ्वी पर ऊर्जा के सबसे मूल स्रोतों में से है। उष्मा बजट क्या करता है? इसी ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखकर पृथ्वी को जीवन जीने योग्य बनाता है।